ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, ए आर्टिकल, ए एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। हर सुधार का कुछ ना कुछ विरोध अनिवार्य है, और परंतु विरोध और आंदोलन एक सीमा तक समाज में स्वास्थ्य के लक्षण है। एक और ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। मैं आप लोगों से कहता हूं, इस तरह की कोट्स को आप लोग नोट कर लिया करिएगा। जब आप लोग कहीं निबंध लिख रहे हैं तो इसका उपयोग आप लोग वहां कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं या शुरुआत भी इस तरह के कोट्स से कर सकते हैं, पंक्तियों से कर सकते हैं। बचपन पर अवसाद का गहराता साया। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बच्चों में भी डिप्रेशन देखने को मिलता है, वो भी बड़े परेशान देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि आजकल आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक समस्याएं बहुत तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, और इसके घातक प्रभाव हर वर्ग, हर उम्र के लोगों पर देखने को मिल रहे हैं। मानसिक अवसाद का विस्तार इतना तेज है कि इससे ना तो कोई देश बचा है और ना ही कोई राज्य। आज हर गांव, गली, मोहल्ले में अवसाद के मरीज मिल जाते हैं। विडंबना यह है कि मानसिक तनाव, आत्महत्याएं और बेचैनी की ये समस्याएं अब बच्चों और किशोरों में गंभीर होती जा रही हैं। बच्चे आज खेलने कूदने की उम्र में मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अनुसार दुनिया का लगभग हर सातवां बच्चा किसी ना किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इनमें बेचैनी और अवसाद प्रमुख है। एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन ये प्रमुख देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर हम लोग WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें किसकी, यूनिसेफ की, यूनिसेफ की, यूनेस्को के बारे में भी याद रखिए, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यूनिसेफ की बात करें अगर हम लोग, तो बात किसकी हो रही है बताइए, इसके बारे में मालूम है? यूनिसेफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1940 में हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के जो संस्थान है, इनसे भी आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की। मानसिक अवसाद से घिरे बच्चों की मासूमियत खोती जा रही है, और उनकी खिलखिलाती मुस्कान चिड़चिड़ाहट में बदल गई है। वे बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। उनके में सहन शक्ति कम होती जा रही है, और कई बार तो वे अपने माता पिता की बात से इतने नाराज हो जाते हैं कि उन पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। और आजकल इस तरह की घटनाएं खूब आप लोगों ने देखी भी होगी कि बच्चे अपने माँ बाप की जान तक ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक तनाव बढ़ने पर किशोर अब आत्महत्या का रास्ता बहुत तेजी से अपना रहे हैं। अवसाद के शिकार इन बच्चों के माता पिता यह समझ ही नहीं पाते कि जो बच्चे कुछ महीनों पहले तक हर पल खेलते कूदते, हंसते गाते रहते थे, मासूमियत और नटखटपन से भरे रहा करते थे, उनके व्यवहार में अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया है? वे इसकी कोई बात सुनना और समझना ही नहीं चाहते हैं। अभिभावक को यह समझ ही नहीं आता है कि इस स्थिति को कैसे संभालें। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि बच्चों को देखते रहा करिएगा, उनसे मिलते रहा करिएगा, उनके साथ कंफर्टेबल रहिए कि वो अपनी बात, अगर वो परेशान है तो अपनी बात आपसे कह पाए। अब आप छोटी छोटी आयु के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 7 में से एक बच्चा अवसाद का शिकार है। इस तरह की जो अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनकी रिपोर्ट का भी उल्लेख कर दिया करिएगा। और इसी तरह वर्ष 2019 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में से पता चला कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। और विशेषज्ञों के अनुसार 1999 से जब से भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाया है, पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से भारतीय समाज में फैली है। हमारी दैनिक आदतों में तुरंत आहार, शीतल पेय और सोशल मीडिया ने विशेष स्थान बना लिया है। नौनिहालों की रोजमर्रा की जिंदगी में हुए इस परिवर्तन से उसने अवसाद, तनाव, चिड़चिड़ापन के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में वर्ष 2024 में प्रकाशित अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक अति प्रसंस्कृत यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड के सेवन से भारतीय बच्चों में तनाव का खतरा दुगना हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे पोषण और मस्तिष्क का सीधा संबंध होता है। अध्ययनों से पता चला है कि आज का युवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता है।
और इस तरह के खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए इन्हें कई औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है और इनमें अस्वस्थ वसा, चीनी, नमक और आप देखेंगे नमक और कृत्रिम सामग्री की अधिकता होती है, जो नींद से जुड़ी समस्या को 40% तक बढ़ा देती है और इससे लंबे समय में याददाश्त कमजोर होती है, बच्चा डेमेंशिया का शिकार हो सकता है। दरअसल डिब्बाबंद आहार न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन खुशहाली हार्मोन के स्राव से बाधित करता है और जिससे बच्चों में अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि तुरंत आहार का सेवन व्यक्ति को अधीर, बेसब्र भी बनाता है। फास्ट फूड खाने से पेट बहुत जल्दी भर जाता है और जल्दी संतुष्टि मिल जाती है। अगर लगातार फास्ट फूड खाया जाता है तो व्यक्ति को तुरंत संतुष्टि पाने की आदत हो जाती है और जब चीजें जल्दी नहीं आती हैं तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन देखा जाता है। गौरतलब है कि जंक फूड जल्दी ऊर्जा को देते हैं क्योंकि इनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन तेजी से बढ़ी शर्करा की मात्रा से शरीर डोपामिन की स्राव को दबा देता है और शरीर शर्करा का आदी हो जाता है, जैसे हम नशे के आदी हो जाते हैं। और जब शरीर को शर्करा नहीं मिलती है तो वह थकान और तनाव महसूस करता है। 2023 में पत्रिका फ्रंटियर्स में विकासित एक अध्ययन में कहा गया था कि जो किशोर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर बिताते हैं उनमें अवसाद की संभावना दुगनी हो जाती है। पिछले दशकों में भारत में बहुत तेजी से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का हिस्सा विकास हुआ है। आज भारत का लगभग हर क्षेत्र डिजिटल हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है और जिससे युवाओं का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन लगभग 7-8 घंटे हो गया है। इसके अलावा हर युवा सोशल मीडिया का आदी बन चुका है और जिससे भारत मानसिक अवसाद के मामले में अग्रणी हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक युवाओं और बच्चों में तेजी से बढ़ते तनाव और अवसाद की एक वजह उनके शारीरिक श्रम में कमी है। पिछले 2 दशक में युवाओं में मैदान के खेल का चलन बहुत कम हुआ है और इंडोर गेम की ओर उनका रुझान बढ़ गया है। एकल परिवार, प्रदूषण और बाल असुरक्षा की घटनाओं के बढ़ने से भी बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं और इससे उनका शारीरिक श्रम कम हो जाता है, जो उनमें तनाव और मानसिक अवसाद बढ़ा रहा है। चिकित्सक बताते हैं कि अवसाद की समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। अगर किसी बच्चे के पास ऐसा जीन्स है जो तनाव वाले न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को बढ़ाता है तो बच्चा मानसिक रोगी भी हो सकता है। और दरअसल किशोरावस्था के दौरान लड़कियों के कई प्रकार के हार्मोन संबंधी बदलाव होते हैं और जो उनकी सोचने की क्षमता और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगिता में आगे निकलने, अपने आप को साबित करने की होड़ भी उन्हें चिड़चिड़ा और मनोरोगी बना देती है। अवसाद, तनाव, उदासी, चिड़चिड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके समाधान पर जोर देना चाहिए। विशेषज्ञों की राय में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में अवसाद के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे अनदेखा किए बिना तुरंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें। अभिभावक को बच्चों की शारीरिक श्रम करने को प्रेरित करना चाहिए। सर्वेक्षण से पता चला है कि आज भी भारत में मानसिक रोग और रोगी को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर काफी कम जागरूकता है। ऐसे में बच्चों के व्यवहार बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सरकार को एक मानसिक स्वास्थ्य समिति बनानी चाहिए और देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए आत्मविश्वास से भरी मानव पूंजी का सृजन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हंसना, खिलखिलाता बचपन चाहिए। और आप देखिए कि कोई बच्चा अगर डिप्रेशन में जाता है तो उसके माँ बाप उसका साथ देने की जगह कई बार क्या रहते हैं कि तंज कस देते हैं, अरे तुम्हें क्या परेशानी, तुम पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। तो वो बच्चे क्या करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब बच्चा डिप्रेशन में है ना, एंजाइटी में से जूझ रहा है, उस समय उसे समझने वाला चाहिए होता है, समझाने वाला नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उस समय आप कुछ भी कहेंगे उसे अलग ही लगता है, बुरा लगता है उन चीजों का। तो ये सब याद रखा करिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। भ्रम का भंवर, ये आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति या विचारधारा विशेष के वास्तविक मूल्यांकन का अंतिम सत्य कोई एक ही होता है, मगर इसमें देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप आप देखेंगे काफी हद तक परिवर्तन भी आ जाता है। और आप देखिए कभी कभी हमारे अपने पूर्वाग्रह भी इस पर कोई धारणा बना लेते हैं। ऐसी स्थिति के चलते न केवल महापुरुष बल्कि अलग अलग तरह की विचारधारा और देवत्व को प्राप्त विभूतियों के प्रति भी आम धारणा पर सवाल उठ जाते हैं। एक प्रकार से कोई किसी भी क्षेत्र में कितना भी महान क्यों ना हो, उसके व्यक्तित्व और किंतिम पर अलग अलग कित्तित्व पर आप देखिए अलग अलग प्रकार के सवाल गहरा जाते हैं। इसी कारण वर्तमान दौर में लगभग हर कोई संदेह के दायरे में आता दिखाई देता है। और जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति विचारधारा और अमजात धारणा के बारे में भी सिक्के को उलटने पलटने की मनोवृत्ति के चलते अलग अलग दृष्टिकोण से आकलन किया जाने लगा है। दरअसल इसका कोई सर्वमान्य
हल दूर तक भी नहीं दिखाई देता है। वर्तमान दौर में आदमी की तर्क शक्ति तो प्रबल हुई है, लेकिन कुतर्क शक्ति भी इसी अनुपात में लगातार बढ़ती चली जा रही। ऐसे दृश्य आम है जिनमें आज के आधुनिक माने जाने वाले युवा भी आधारहीन और तर्कहीन और यहां तक कि हास्यास्पद दावों और दलीलों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। यही नहीं, उनके लिए कई बार बेलगाम हद तक आक्रामक होते दिख जाते हैं। यही कारण है कि अब हर तरह की अवधारणा पर लगातार सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसके चलते अनेक अवसरों पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। इस समय बहुत तेजी के साथ अलग अलग विचारधारा का ध्रुवीकरण होता दिखाई देता है। हालांकि आप देखते हैं कि आजकल आदमी का नजरिया काफी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आत्मसात करने का हो गया है दिखता है, और जिसके कारण सोचने समझने के पैमाने भी लगातार बदलते जा रहे हैं। मगर हम हर किसी बात को केवल वैज्ञानिक नजरिए से ही नहीं देख सकते हैं। कई बार अंतस में स्थापित अवधारणा जिसका कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक लंबा इतिहास रहा होता है, इससे इतर किसी अन्य अवधारणा को आत्मसात करना कतई संभव नहीं होता है। आदमी का आचार विचार और व्यवहार पारिवारिक संस्कारों के आधार पर निर्धारित होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए स्वस्थ समाज की संरचना करता है। यही सामाजिक समूह राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान सुनिश्चित करता है। वैसे यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति विचारधारा या मानवता विशेषज्ञ विशेष को लेकर बीते दौर से चली आ रही आप देखते हैं कि क्या अवधारणा 100% सही है। बहुत स्वाभाविक है कि हम नारायण नायक को खलनायक को नायक मान बैठे हों। इतिहास में लगभग हर एक तथ्य का भरपूर लेखा जोखा है, लेकिन इतिहास को देखने की दृष्टि में ही बड़ा परिवर्तन होने लगा है। तर्क के आधार पर किसी अवधारणा की सत्यता पर बल देना एक अलग बात है, कुतर्क के आधार पर दूध में नींबू निचोड़ने का उपक्रम एक अलग बात है। दोनों स्थिति में तटस्थ दृष्टिकोण ही किसी नतीजे पर पहुंचा सकता है। मैं इसीलिए तो आप लोगों से कहता हूं कि न्यूट्रल होकर देखा करिएगा, कुछ भी आप लोग फैसला करते हैं, कोई भी आप लोग बात कहते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से और कई बार अपनी अपनी मान्यताओं से संचालित होते भी ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब एक पक्ष एक धारणा रखता है, दूसरा पक्ष दूसरी धारणा रखता है, तब अनावश्यक रूप से टकराव के आसार बनने लगते हैं। इन दिनों दौर ही ऐसा आ गया है कि किसी भी तथ्य पर विश्वास कर बैठने पर एक समय ऐसा भी आता है जबकि उस विश्वास के खंडित होने के ये आसार बन जाते हैं। ऐसे में चाहे किसी व्यक्ति या फिर विचारधारा विशेष के बारे में कोई अवधारणा कितनी भी तथ्यात्मक हो, तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर सवाल उठा दिया जाता है। अब औरंगजेब को लेकर देख लीजिए हमारे देश में कितना विवाद चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया उसने मंदिर तोड़े तो मंदिर बनवाया भी है, वो कहता है कि मंदिर तोड़ने का कोई और उद्देश्य था, कोई कहता है कि हिंदुओं का विरोधी था वो, कोई कहता है भैया उसके शासन में हिंदू बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े उसमें शासक शामिल थे उसके साथ। इसके चलते जनमानस भ्रम जाल के भंवर में रह गया। कई बार तो मृत प्रयास संदर्भों को भी कुरेद कर मौजूदा समय को नफरत और दूरी से भरने देने की कोशिश होती है। अब एक देश एक चुनाव को लेकर देख लीजिए, इस यूसीसी को लेकर देख लीजिए, समान नागरिक संहिता को। आप सत्ता पक्ष वालों से मिलेंगे तो वो कहेंगे सब कुछ अच्छा है, इसमें 1% भी कोई कमी नहीं है, और विपक्ष वालों से मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे, इसमें कमियां ही कमियां हैं, कुछ अच्छा ही नहीं है। और अगर आप लोग न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आप सभी जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ उसको लेकर चिंताएं भी है। रहता है अनेक अवसरों पर ऐसे हालात बनने पर किसी समय की सर्वमान शख्सियत की छवि भी विवादास्पद बनती दिखाई देती है। तकनीकी संचार क्रांति के दौर में मिथ्या प्रचार का सिलसिला जोरों पर है। हर किसी प्रामाणिक मुद्दे पर भी तमाम तरह के किंतु परंतु उछालकर आम आदमी के अंतर्मन में संदेह के बीज अंकुरित किए जा सकते हैं। इसका नतीजा यह होने लगा है कि किसी एक समय के महापुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व की का मूल्यांकन भी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर किया जाने लगा है। इसके आप देखिए चलते देश काल और परिस्थिति का बिना ख्याल रखे उनके व्यक्तित्व और कृतज्ञ को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा है। यह स्थिति एक एक करके अनेक विभूतियों के गलत तरीके से चरित्र चित्रण का कारण भी बन रही है। सचमुच जब आदमी के अंतर्मन में गहरे रूप से समाहित कोई अवधारणा खंडित होने लगती है तब दृष्टि ही ऐसी हो जाती है कि अटल सत्य पर भी सहसा विश्वास नहीं होता है। इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए हर किसी मामले में सतही दृष्टिकोण ही वह एकमात्र उपाय है जिसके कारण आप काफी हद तक मन का सुकून आप देखते हैं कि क्या हासिल किया जा सकता है। अन्यथा आज के दौर में कल के सही को गलत और गलत को सही ठहराए जाने के चलते इस बात पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है कि भविष्य में आज के सही को गलत और गलत को सही नहीं ठहराया जाएगा। ये आप देखेंगे इसका मणिपुर की आग। ये आप सभी लोग देख रहे हैं कि मणिपुर में एक लंबे समय से अशांति फैली हुई है। ये हमारा प्यारा भारत है। चलिए एक बार हम लोग मणिपुर होके आते हैं।
ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा नागालैंड, असम और आप देखें कि किस किस से लगती है, और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और यहाँ आप देखिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन की अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 352 में किसकी बात की गई? राष्ट्रीय आपातकाल की बात। इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था मणिपुर को। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। तो मणिपुर में जातीय संघर्ष को 2 वर्ष होने आ रहे हैं, मगर अब भी वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है। हालांकि सरकार बार बार दावा करती है कि वहां स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी, पर इसका कोई संकेत नहीं दिखता। रविवार को इम्फाल पूर्वी जिले में फिर 2 चरमपंथी गुटों में हिंसक झड़प हो गई और जिससे वातावरण तनावपूर्ण हो गया। इस घटना ऐसे वक्त हुई है जब वहां 6 न्यायाधीशों की एक टीम स्थिति का आकलन करने पहुंची और उस टीम में गए मैतेई समुदाय से संबंधित वहां के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का इस बात पर दर्द भी झलका उठा कि वे कुकी बहुल इलाके में नहीं जा सके। शुरू में राज्य सरकार की शिथिलता और रहस्यमय चुप्पी के चलते वहां जातीय संघर्ष बढ़ता गया और आज हालत यह है कि राज्य का प्रशासन भी मैतेई कुकी समुदाय में स्पष्ट रूप से विभाजित हो चुका है। कुकी बहुल इलाकों में मैतेई समुदाय के सुरक्षाकर्मी, अन्य कर्मचारी तैनात नहीं किए गए जाते। यही हाल मैतेई बहुल इलाकों का है। लंबे समय तक राज्य सरकार की शिथिलता बनी रही और केंद्र सरकार ने भी अपेक्षित पहल नहीं की। तब सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच और निगरानी समितियां गठित कर दी, पर उससे भी काफी वक्त बीत जाने का बावजूद कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं आ सका। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आखिरकार एक नाटकीय घटनाक्रम में वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह किसी को कमान सौंपने के बजाय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तब माना गया कि केंद्र सरकार के हाथ में वहां की कमान आने के बाद कुछ कड़ाई होगी, चरमपंथी गुटों पर लगाम कसी जा सकेगी, जातीय संघर्ष कुछ थमेगा, पर वह उम्मीद भी धुंधलाने लगी है। मौका पाते ही दोनों समुदाय के चरमपंथी गुट रणनीति के तहत हिंसक हमले कर देते हैं। उन्होंने भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और साजो सामान जुटा रखे हैं। भौगोलिक रूप से मणिपुर की संरचना थोड़ी जटिल जरूर मानी जा सकती है, मगर चरमपंथी गुटों पर नजर रखना मुश्किल नहीं माना जा सकता है। वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, पर उन इलाकों में हिंसक घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं और जिनमें टकराव की सबसे अधिक आशंका मानते हुए सबसे अधिक सुरक्षा बल तैनात हैं। वहां के चूरा चांदपुर और बिष्णुपुर जिलों को इसलिए संवेदनशील माना गया। उन दोनों के बीच बफर जोन बनाकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, एक मैतेई बहुल और दूसरा कुकी बहुल। फिर भी इन्हीं जिलों में अधिक चरमपंथी हमलों की घटनाएं होती हैं। और देखिए, एक तरह से हमारा अगर कोई राज्य अशांत रहता है तो दुनिया भर में हमारी किरकिरी भी होती है। अब हम लोग यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, भैया हम अपने यहाँ शांति नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BR गवई ने कहा है कि मणिपुर में समस्याएं संवैधानिक तरीके से हल की जा सकती है और अगर बातचीत की जाए तो समाधान तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ कोई भी संघर्ष नहीं चाहता है, हर कोई शांति चाहता है। न्यायाधीश गवई वहां गए न्यायाधीशों की टीम की अगुवा है। पता नहीं उनकी इस बात को केंद्र सरकार कितनी गंभीरता से लेगी। यह बात शुरू से ही रेखांकित की जा रही है कि अगर दोनों समुदाय ने बातचीत की जाए, उनमें फैली गलतफहमियों को दूर कर लिया जाए तो मणिपुर में शांति बहाली आसानी से हो सकती है। मगर कभी संजीदगी से बातचीत की पहल नहीं की गई। जो प्रयास हुए बेमहज कागजी थे। क्या थे? कागजी थे। और बैठ के समाधान निकल सकता है, कितना भी कुछ भी हो, हमारे ही लोग हैं, हमारा ही राज्य है, तो ये होना चाहिए। मनमानी की हद। संघर्ष विराम तोड़ने के बाद इजराइल दोबारा मनमानी पर उतर आया। उसने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर गाजा को फिर से दहला दिया है और इसका खामियाजा उन हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जो शरणार्थी शिविरों, अस्पताल, धार्मिक स्थलों में शरण लिए हुए। यह दुखद है कि प्रतिशोध की आग में जलता इजराइल रिहायशी इलाकों पर भी लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमास के आतंकी घनी आबादी में छिपे हुए हैं। हालांकि वह अच्छी तरह वाकिफ है कि युद्ध के भी कुछ नियम हैं, मगर वह इन्हें मानने को तैयार नहीं है। वह हमास के आतंकवादियों को मार गिराने के लिए लगातार इमारतों, अस्पतालों, विद्यालयों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बना रहा है। बीते रविवार को दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला कर इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि उसे मानवता से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वह कोई नियम मानेगा। हैरत की बात है कि इस मनमानी के खिलाफ दुनिया भर के ज्यादातर देश चुप हैं। अमेरिका ने उसे पहले ही छूट दे रखी है। नतीजा यह है कि भोजन, पानी, दवाओं के अभाव में फिलिस्तीनी नागरिक रोज मर रहे हैं। आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, ये रूस, यूक्रेन है। यहाँ आप देखेंगे इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। और अमेरिका देखना है तो आप देखिए, ये अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? गाजा इस समय अभूतपूर्व मानवीय संकट से गुजर रहा है और
यहाँ वहाँ कोई मानवीय सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है। कई महीनों से चल रहे इस युद्ध में अब तक 1 लाख से अधिक नागरिक घायल हो चुके हैं। 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हवाई हमलों की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आए हैं। गौरतलब है कि 15,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। युद्ध की आग में तप रहे गाजा में जिस तरह मानवाधिकार का हनन हो रहा है वह बेहद शर्मनाक है। मानवाधिकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ज्यादातर बड़े देश चुप हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या उन्होंने इजरायल को मनमानी की अनुमति दे दी है? छत बिच्छत हो गया गाजा को पूरी दुनिया देख रही है। युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इजरायल आखिर आप देखेंगे क्या आखिरी बार कब तक मनमानी करता रहेगा? प्रतिशोध की भी एक सीमा होती है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप क्या जानते हैं? ये सब बताइएगा इसके बारे में। एक परिसीमन को लेकर क्यों हो रहा है विवाद? आजकल परिसीमन पर भी खूब बातें हो रही। क्या है परिसीमन? तो अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करता है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी ना इसकी, और नियमित व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। हर 10 साल में होती है। क्या कार्य होता है इसका? सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को सामने करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सीमा को निर्धारित करना है। ऐसे क्षेत्र जहां सापेक्ष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है इसके उनके लिए आरक्षित करना। यदि आयोग के सदस्यों के विचारों में मतभेद है तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। भारत का परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली निकाय है जिसके फैसले कानूनी रूप से लागू किए जाते हैं। विरोध इसलिए हो रहा है कि दक्षिण भारत के राज्य वो कह रहे हैं कि अगर आप देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो हमारे यहां तो हम लोगों ने जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है, और जो उत्तर प्रदेश बिहार है या फिर आप देखिए उत्तर भारत के राज्य वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी तो यहां विधानसभा लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। दक्षिणी राज्यों की उससे मांग उठ रही है कि परिसीमन 2026 की जगह 2031 में कराया जाना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिए दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इनकी बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है तो जनसंख्या सबसे ज्यादा आप देखिए लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी, और तमिलनाडु में ना के बराबर एक तरह से सीटें बढ़ेंगी। और तमिलनाडु कह भी रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भैया हमने तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है, हमने नीतियां लागू की हैं, तो आप हमें सजा दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? तो फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उससे लगता है कि परिसीमन को लेकर उठ रहा सवाल भविष्य में राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, और इसमें दक्षिण की नहीं कई अन्य प्रांतों की ओर से भी सवाल उठेंगे जिन्होंने जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया है। पर परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएं बाकी प्रांतों से अलग हैं। उनका लगता है कि अगर केवल जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन होगा तो उनकी राजनीतिक शक्तियां सीमित होंगी। उत्तर प्रदेश वे प्रांत हैं और प्रभावी होंगे जो जनसंख्या में आगे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82, 170 और 330 और 332 के तहत लोकसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को प्रशासित किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पर जनगणना इसे हासिल आंकड़ों के आधार पर एक दशक में परिसीमन होगा। 1951 से लेकर 1971 के दशक में ऐसा होता रहा है। 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या अपरिवर्तित रही, क्योंकि अब भी दक्षिणी राज्यों का मुखर विरोध सामने आया था तब भी। और 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो यह तय किया गया कि 2026 तक सीटें बनी रहेंगी। अब आता है परिसीमन का मकसद। लोकसभा राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं, जिसका मकसद परिवर्तित जनसंख्या बढ़े या घटे का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। इस प्रक्रिया के कारण लोकसभा में अलग अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या किसी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव भी आ सकता है। परिसीमन का मकसद आबादी के आधार पर देश या राज्य में बांटे गए खंडों तय क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, और इसका लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्र का उचित विभाजन करना भी है ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरा पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति प्राप्त ना हो। अब देखिए कब कब हुआ है ये परिसीमन, ये भी जान लीजिए। वर्ष 1950-51 में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता से पहला परिसीमन किया गया था। उस समय संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं था कि लोकसभा सीटों में राज्यों के विभाजन का कार्य कौन करेगा। यह परिसीमन अल्पावधि और अस्थायी रहा, क्योंकि संविधान में प्रत्येक जनगणना के बाद सीमाओं के पुनर्निर्धारण का प्रावधान किया गया, और अतः साल 1951 की जनगणना के बाद एक और परिसीमन की स्थिति बनी। भारत में पहला परिसीमन 1952 में किया गया जो 1951 के आधार पर था, और उस दौरान संसदीय विधानसभा सीटों का निर्धारण इसी प्रक्रिया से हुआ। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा में सीटों की संख्या 489 थी। आखिरी बार 1971 में जनगणना के आधार पर 1976 में परिसीमन हुआ, और जिसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर 543 हो गई। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला परिसीमन आयोग 1952 में 1951 की जनगणना के आधार पर, दूसरा परिसीमन 1963 में 1961 की जनगणना के आधार पर,
तीसरा परिसीमन 1963 में 1971 की जनगणना के आधार पर, चौथा परिसीमन आयोग 2002 में 2001 की जनगणना के आधार पर। दरअसल दक्षिणी राज्यों ने आबादी पर प्रभावी नियंत्रण किया, यहां तक कि कुछ ही जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक तक हो गई, पर उत्तरी राज्यों में आबादी में बेलगाम वृद्धि हुई। अब तक 2021 की जनगणना भी नहीं हो सकी, लिहाजा परिसीमन के लिए 2011 के आधार भी बने तो दक्षिणी राज्यों को नुकसान होने का अंदेशा है। अभी तो मोटे आंकड़े सामने आ रहे हैं। उनके हिसाब से परिसीमन होने पर मौजूदा लोकसभा की सीटें 543 सीटों में 200 और इजाफा होगा, कुल 750 सीटें उत्तर के हिस्सों व कुल 400 सीटें हो जाएंगी, जबकि मौजूदा दक्षिणी भारत की 129 सीटों में महज आप देखिए 10 से 12 वृद्धि हो सकती है। और इसको को लेकर आप देखिए विरोध भी हो रहा है खूब। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए अपना। धन्यवाद।